नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड उसकी क्लिनिकल abnormalities। ठीक, तो मैंने जो पीपीटी बनाई है बेसिकली इसका रेफरेंस सत्यनारायण से लिया मैंने, सेक्शन 4 से चैप्टर नंबर 21 से। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो सब आप सत्यनारायण में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हर जो जीव रहता है उसे मतलब कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने शरीर का होमोस्टैटिस मेंटेन करना रहता है। होमोस्टैटिस क्या रहता है? बेसिकली उसके शरीर का हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर स्तर पर रहना जरूरी रहता है। तो हर एक जीव अपने शरीर का हर एक मतलब अलग अलग जैसे तत्व है, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, शरीर का तापमान हो गया, या फिर शरीर के अंदर जितनी ये सॉल्ट की मात्रा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, खून के अंदर इसकी सॉल्ट की मात्रा, ये सब एक स्थिर या फिर एक क्या बोलते हैं उससे, एक पर्टिकुलर स्तर पे रखता है। ठीक है, ये रखना जरूरी रहता है क्योंकि हमारे जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन रहते हैं या फिर एंजाइम्स रहते हैं या फिर अलग अलग जो तत्व काम करते हैं वो सब एक हर मतलब हर टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, हर मतलब सब पीएच पे काम नहीं कर सकते। उनका एक पर्टिकुलर वो रहता है, टेम्परेचर या फिर पीएच रहता है जिस पे वो काम करते हैं। इसलिए हर एक जीव को ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर वो जीव उस पर्टिकुलर स्तर को मेंटेन नहीं कर पाया तो वो उससे बहुत सारी तकलीफें होती हैं। ठीक है, बुढ़ापे के साथ साथ हमें अक्सर देखने मिलता है कि वो जो बुढ़ापे के साथ ये होमोस्टैट्स को मेंटेन करना या फिर एक बराबर स्तर पर रखना बहुत कठिन होते जाता है कि होमोस्टैट बेसिकली क्या रहता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है अलग अलग चीज़ों को बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो तीन जो मेन चीज़ें जो बॉडी को एकदम ध्यान से रेगुलेट करती है, मेंटेन करके रखती है, वो है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस। ठीक, एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हाँ, ये मेंटेन कौन करता है? बेसिकली जो किडनी रहता है वो सबसे मतलब अलग अलग चीज़ इसको मेंटेन करने में काम आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है, सबसे इंपॉर्टेंट जो शरीर का ऑर्गन है जो सब मेंटेन करने में काम आता है वो है किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। ठीक है, वाटर को नॉर्मली सॉल्वेंट या फिर फेमसली सॉल्वेंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, उसमें माना जाता है कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो जल से हुई थी। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया। जैसे पहला फंक्शन है उसका, वो एक्यूस मीडियम प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन आते हैं उसको वो होने के लिए एक मीडियम चाहिए आता है, एक्यूस मीडियम, वो वाटर इसका काम करता है। दूसरा ये अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे काम में आता है, इससे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पे इसका काम आता है। तीसरा है इसका ये अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट, जैसे अपने सॉल्यूट्स को यहाँ से वहाँ ले जाने में काम आता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मैंने कहा था कि जो होमोस्टैट में बहुत मतलब चीज़ों का एक पर्टिकुलर स्तर पर रखना पड़ता है, और टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका एक पर्टिकुलर स्तर आता है। जैसे इंसानों का 37 डिग्री सेल्सियस आता है, तो हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी सब ऑर्गन्स हैं सब 37 डिग्री पे काम करते हैं। तो वही जब डॉक्टर पे जाते हो बीमार होकर तो थर्मोमीटर लेके चेक करते तो हमारे अंदरूनी टेम्परेचर नाप रहे होते हैं हमेशा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे अगर अंदरूनी टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं इसका मतलब रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमारे शरीर के अंदर पानी कहाँ कहाँ किस मात्रा में मौजूद है। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन को देखें तो उसके अंदर 60% वाटर से बना रहता है। इसका एक्सेप्शन है खाली वुमन और ओबीस इंडिविजुअल, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फैट्स रहते हैं ज़्यादा, तो उसकी वजह से वाटर की मात्रा कम हो जाती है, वाटर का परसेंटेज कम हो जाता है। अगर हम एग्जांपल ये 70 किलो का एक इंसान है तो उसको 42 लीटर उसके अंदर पानी रहेगा, और ये 2 में डिवाइड रहेगा। अगर वो पानी अगर सेल्स के अंदर है जो करीबन 28 लीटर के आसपास रहता है तो हम उस पानी को बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, पानी का नहीं, पूरे फ्लूइड को बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। अगर हम वो पानी मतलब कि इसके अंदर सेल्स के बाहर प्रेजेंट है जो करीबन 14 लीटर आता है तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 2 में डिवाइड आता है, या तो हम एक तो आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर आता है प्लाज्मा फ्लूइड। प्लाज्मा फ्लूइड जो खून के अंदर आता है जो करीबन 3.5 लीटर आता है, तो खून के अंदर जो पानी रहता है उसे हम बोलते हैं वो आता है प्लाज्मा फ्लूइड के अंदर। वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। तो वाटर टर्नओवर बैलेंस बेसिकली क्या रहता है कि हमारे अंदर कितना पानी जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, तो हम उसे नॉर्मली बोलते हैं इनटेक्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो वाटर जो इंटेक्स आता है वो करीब 2 तरीके से होता है। अपने शरीर के अंदर दो जगह से पानी आते हैं, 2 सोर्सेस से आते हैं। अगर वो एक तो रहता है एक्सोजीनियस सोर्स और दूसरा आता है एंडोजीनियस सोर्स। एक्सोजीनियस जो वाटर आता है वो बाहर से हम पानी अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जैसे नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो बाहर से अंदर जाता है, तो एग्जाम्पल है एक्सोजीनियस वाटर। नॉर्मली 0.5 से 5 लीटर पर डे हम तो इतना पानी पीते हैं बाहर से। और ये कैसे हम लोग पानी पीते, क्यों? बेसिकली क्या होता है, हमारे जब हमें प्यास क्यों लगती है? बेसिकली जब हमारे खून के अंदर सोडियम का मात्रा बढ़ता है, हमारा प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता है थर्ड सेंटर, अपने बॉडी के थर्ड सेंटर को। बॉडी का थर्ड सेंटर बेसिकली हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है वो, तो वहाँ उसको स्टिमुलेट होता है और वो हमें सिग्नल देता है कि पानी पीजिए, अपना इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि सोडियम का लेवल बढ़ चुका है अपने शरीर के अंदर, जो अच्छी बात नहीं है। एक स्तर पर मेंटेन करना पड़ता है सोडियम का लेवल, याद है ना, होमोस्टैटिस कर रहा है। दूसरा आता है एंडोजीनस वाटर। एंडोजीनस वाटर बेसिकली क्या आता है, हमारे जो पानी हमारे खुद के शरीर के अंदर से बन के आता है। अब अंदर से कैसे बन के आएगा? बेसिकली हम कुछ खाते हैं, जैसे हम एक मान लीजिए कुछ ब्रेड या ये कुछ खाए, तो हमारे बॉडी के अंदर वो अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाता है। ठीक है, और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसे रहते हैं जो वाटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली 300 से 350 ml ऑफ वाटर रोज़ाना हमारे शरीर के अंदर एंडोजीनस इस मतलब फॉर्म में बनता है, इस फॉर्म में आता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिया, जैसे आप अगर पकड़ लीजिए हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके अंदर से हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू 0.6 ml ऑफ वाटर बनाते हैं। इस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, ऑन एवरेज ये देखा गया है कि अगर हम 1000 कैलोरीज खाते हैं तो उसमें से 125 ml ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनता है। हमने बात कर लिया वाटर इंटेक के बारे में, हमारे शरीर में पानी आता कैसे, पानी जाता कैसे, उसकी बात करेंगे, वो है वाटर आउटपुट्स। यहाँ पे 4 मेन रूट्स आते हैं, 4 मेन ऐसे बोल लीजिए या फिर रास्ते आते हैं जहाँ से हमारे पानी हमारे शरीर से बाहर जाता है।
पहला जो रास्ता है वो है यूरिनरी सिस्टम, सबको पता है। इसमें यूरिनरी सिस्टम में यूरिन बनता है और अपने वाटर लॉस होता है। दूसरा है स्किन से पानी का लॉस होता है, इसको हम पर्सिपिरेशन बोलते हैं। तीसरा है लंग्स, ये यहाँ पे वॉटर लॉस होता है तो हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक एक करके। तो पहले आते हैं यूरिन के बारे में। तो यूरिन जो है, यूरिन फॉर्मेशन ये मेजर रूट है जिससे हमारे बॉडी से पानी बाहर की तरफ जाता है, बाहर जाता है। किडनी मेजर रोल प्ले करती है अपना यूरिन फॉर्मेशन में। दूसरा क्या रहता है, हम यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, कम से कम हमें 500 लीटर पानी अपना रोजाना बनाना रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम शरीर के अंदर ज़्यादा टाइम तक रखें तो हमारे ये ऑर्गन्स को वो ये कर सकता है, हार्म कर सकता है या फिर नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और जल्दी से जल्दी शरीर के बाहर फेंकते हैं। इसलिए कम से कम 500 ml ऑफ यूरिन तो बनना ही चाहिए अपने रोजाना शरीर के अंदर। अगर ये नहीं बनता तो कुछ ना कुछ शरीर में आपकी या यूरिनरी ट्रैक्ट में आपके प्रॉब्लम है, आपको एक बार डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए, रिकमेंडेशन। दूसरा है ग्लोमेरुलर फिल्टर, ये क्या रहता है, इसलिए हमारे जो किडनी रहता है उसका जो मेन यूनिट आता है जो फिल्टर करता है वो रहता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो रोजाना करीब 180 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, वो फिल्टर करता है अपना रीनल ट्यूब्यूल में। और जो ज़्यादातर जो ये फिल्टर से जो पानी निकलता है 180 लीटर फिल्टर करता है, ठीक है। और मैंने कहा खाली 1 से 2 लीटर खाली यूरिन बनता है, तो बाकी का पानी कहाँ जाता है, वापस फिल्टर मतलब जो होता है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है शरीर के अंदर। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, कितना रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कितना यूरिन बनना चाहिए, सब रेगुलेट कैसे होते हैं। तो बेसिकली रेगुलेशन इसका होता है थ्रू द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन रेगुलेशन ऑफ यूरिन, बेसिकली यहाँ पे जो हार्मोन आते हैं और सिग्नल देते हैं ऑर्गन्स को कितनी आपको अभी रीअब्जॉर्प्शन करना है, कि आपको अभी मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम करना है, ये सब का। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल जैसे आपसे मेन जो हार्मोन है जो ये सिग्नल के काम आता है वो है वैसोप्रेसिन, इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसका मतलब ये कितने निकल के ये इसका सीक्रेशन मतलब बॉडी कितनी मात्रा में इसको बना रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने बॉडी का जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो कितना है, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड आता है, सोडियम लेवल्स के ऊपर। आपको एक चीज़ याद रखना, जो अगर मैं कभी भी बोलूँ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब होता है कि अपने जो खून के अंदर सोडियम की मात्रा इंक्रीज़ हो रही है, बेसिकली वही रहता है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि मोर ऑस्मोलैरिटी बेसिकली मीन्स दैट मोर सोल्यूट दैट इज इन दिस केस Na+ इन प्लाज्मा, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ है मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिकली बताया, मैं स्कीमेटिकली बताया मतलब फ्लो में कि कैसे रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लें प्लाज्मा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा ब्लड के अंदर, तो उसका ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगा। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगा तो एडीएच सीक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। एडीएच सीक्रेशन क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है बेसिकली। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है ताकि ये यूरिन कम बने, याद रखिए एंटी डायरेटिक है, ठीक है। एंटी डायरेटिक मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और शरीर के अंदर जो वाटर लॉसेस को कम करता है। तो एंटी डायरेटिक ये एडीएच का सीक्रेशन बढ़ेगा, अपना ये रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से लेस यूरिन बनेगा। अभी लेस यूरिन बनेगा तो जो पानी रहेगा मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ना तो पानी वापस इसमें चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाएगा तो पहले सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, अभी वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आया ना बाहर से। इसी तरह मान लीजिए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है तो अपना प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज़ होगा। तो उसको नॉर्मल करने का तरीका क्या होगा, ताकि हाँ या तो हम उसमें बाहर से ज़्यादा सोडियम डाल सकें, मतलब खून के अंदर ज़्यादा सोडियम मतलब किसी तरह से चले जाए तब वो नॉर्मल पे आ सकता है, या फिर हम खून के अंदर से थोड़ा सा पानी निकाल देते ताकि वो फिर न्यूट्रलाइज मतलब कि न्यूट्रलाइज नहीं नॉर्मल पे आ जाए वापस सोडियम लेवल्स, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल पे आ जाए, तो वही करते हैं। अगर सोडियम लेवल डिक्रीज़ हुआ तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होता है, तो एडीएच का सीक्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। एडीएच का सीक्रेशन डिक्रीज़ हुआ तो अपना रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हुआ तो पानी अपने शरीर से बाहर ज़्यादा जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, पानी बाहर जाता है, यूरिन ज़्यादा बन रहा है, और क्योंकि खून में से ब्लड में से पानी निकला है बाहर तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जैसा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसा लगता है। एक्चुअली नहीं इंक्रीज़ हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि पानी बाहर गया तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ मैंने इस साइकिल में भी वही दिखाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं वो बार बार पेशाब करने जाते हैं, उन्हें बार बार मतलब यूरिनल का यूज़ करना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली जो देखा गया कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में कि उसमें एडीएच की ये मात्रा कम हो जाती है, मतलब डिफिशिएंसी रहती है, जितना बनाना चाहिए बॉडी को उतना बना नहीं पाता, जिसकी वजह से अपना बॉडी रीअब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से नहीं कर पाता वाटर का, तो वाटर ज़्यादातर अपने शरीर से बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। चलिए अब दूसरे रूट पे आ जाते हैं जिससे बॉडी से पानी बाहर जाता है, तो वो है थ्रू स्किन, या फिर मतलब उससे हम कहते हैं पर्सिपिरेशन। मतलब पर्सिपिरेशन में क्या रहता है, बेसिकली अपने शरीर से पानी बाहर जाता है थ्रू स्किन। जैसे एग्जांपल स्वेट से या फिर पसीने से पानी का निकलना अपने शरीर से, ठीक है। करीबन 450 ml पर डे इसमें मतलब इस फॉर्म में निकलता है अपना पानी। ये जो अब जो पानी इस फॉर्म में निकलता है थ्रू पर्सिपिरेशन, इसमें हमारा कितना कंट्रोल नहीं रहता। ये बेसिकली अपने दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एनवायरमेंट में कितना टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, उसका ह्यूमिडिटी कितनी है, तो उस हिसाब से हमें पसीना आएगा या फिर हमारा ये वाटर लॉस होता है। नॉर्मल देखा गया हॉट क्लाइमेट से या फिर किसी को फीवर हुआ तो फिर उससे ज़्यादा वाटर लॉस देखने मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। एस्टिमेटेड है कि अगर हमें 1 डिग्री राइज हुआ टेम्परेचर में तो हमें 15% राइज इन वाटर लॉस देखने मिलता है। मतलब मान लीजिए आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर लॉस देखने मिल रहा था थ्रू पर्सिपिरेशन, ठीक है। अगर वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपका जो वाटर लॉस हो जाएगा वो 115 ml हो जाएगा थ्रू पर्सिपिरेशन, इसका ये मतलब है।
अब हम आते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू लंग्स, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, करीबन 400 ml वाटर आता है, वो इसकी थ्रू लॉस होता है हमारी बॉडी से, जो नॉर्मली देखा गया हॉट क्लाइमेट और फीवर में इसका लॉस ज़्यादा होता है, जिससे उसमें हो जाता है, जैसे पर्सिपिरेशन में हो रहा था, इसी तरह रेस्पिरेशन में भी होता है। ठीक है, अभी ये दोनों लॉस ऑफ वाटर थ्रू पर्सिपिरेशन और रेस्पिरेशन दोनों को मिलाकर हम लोग दोनों को कॉमनली बोल सकते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। अब इसका नाम कैसे बढ़ा, तो इसके पीछे कहानी है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत साल पहले यूरोप में कोई तो इंसान था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने सोचा अगर मैं बिना खाए पिए कुछ ना करे, ऐसे ही बैठा रहा और अपना वजन नापा, तो क्या मेरे शरीर का वजन उतना ही रहेगा जितना मेरे खाने से पहले था, खाने पीने से पहले था। तो उसने वही किया, उसने कुछ अपना वजन नापा, थोड़ा कुछ खाया पिया, और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, बैठा रहा। ठीक है, वो मल त्याग करने नहीं गया, या फिर उसने यूरिनेट किया, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, खाली बैठा रहा एक दो दिन। उसके बाद उसने वापस अपना ये किया, गलत वापस वेट उसने मेजर किया अपना कि वो कितना, उसका वजन कितना है। तो उसने देखा कि उसका वजन कम हो चुका था, तो उसे समझा नहीं। उसने कहा मैं ना ही मैंने अभी तक मल त्याग किया, ना फिर यूरिनेट किया है, पेशाब, तो मेरा वजन कैसे कम हो गया। तो उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसे समझा नहीं उसका वजन कैसे कम हुआ। तो उसने उस चीज़ को नाम क्या दिया, इनसेंसिबल वेट लॉस। बाद में बहुत साल बाद हमें क्या पता चला कि जो वज़न जो कम हो रहा था ये बेसिकली इसकी वजह से हो रहा था, जो अपना हमारे शरीर से जो पानी यहाँ पर्सिपिरेशन और रेस्पिरेशन के थ्रू धीरे धीरे करके निकलते रहता है, और जो धीरे धीरे करके निकलता है तो थोड़ा थोड़ा वजन हमारा कम होता है। तो इसके वजह से जो हमारे शरीर का वजन कम हो रहा था, इसलिए तो हम लोग ने उसका नाम क्या रख दिया, इनसेंसिबल लॉस ऑफ वेट बाय वाटर। ठीक है, तो वो छोटा छोटा फॉर्म होते होते अभी उसका नाम बढ़ गया था इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो ये छोटी सी कहानी थी उसके पीछे। चलिए आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा वाटर लॉस होता है वो थ्रू फीसेस से होता है। तो हमारा फीसेस आता है, जो मल बनता है, उसमें भी थोड़ा मात्रा में वाटर ये रहता है, उसके अंदर प्रेजेंट आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पानी इसमें जाता है वो मतलब इंटेस्टाइन में जाता है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ पानी जो जाता है वो फीसेस बनाने में काम आता है। कुछ पानी कितना रहता है हमारे, बेसिकली करीबन 150 ml पर डे, मतलब थ्रू फीसेस इसका लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर आता है हमारे। अभी जो नॉर्मली देखा गया है, नॉर्मल जो रहता है, जो कंडीशन रहता है, उसमें 150 ml अपना लॉस होता है। लेकिन कुछ अब नॉर्मल कंडीशन रहते हैं, जैसे डायरिया हुआ, या फिर किसी आप बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसमें ज़्यादा लॉस देखने मिलता है। अब इसका डिसऑर्डर क्या है, पानी का, मतलब पानी का डिसऑर्डर क्या है, तो वहाँ पे मेन दो डिसऑर्डर है। एक तो डिहाइड्रेशन है, जिस पानी कम हो जाना शरीर के अंदर, और ओवर हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी का होना अपने शरीर के अंदर। ये दोनों ही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू फॉर लिसनिंग, यू हैव बीन एन ग्रेट ऑडियंस। बाय।